राम राम सबको। और मैं अभिनय आ चुका हूं तुम सब लोगन को एडवांस मैथ्स के टॉप सवाल करावे। देखो मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, तुमने हमारी अर्थमेटिक की वीडियो देखी, जितने बालकन ने देखी 32-33 हजार बालकन ने, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम फीडबैक जरूर दइयो हमारे सॉल्यूशन को। हमने 1 घंटा 27 मिनट में 55 सवाल कराए। हमने बताया कि गणित को इतने आसान तरीका से तोड़ो जा सके, बट अब अगर तुम पढ़ोगे ही ना तो वो तुम्हें तरीका लगेंगे हवा में। हम उन तरीकन से खुद 5 बार सेलेक्टिव हैं और 197.5 नंबर लेके आए हैं। आज की क्लास में तुम देखो मैंने बहुत कोशिश करी, निरी कोशिश करी कि मैं एडवांस मैथ्स के 55 सवाल कराऊं, बट मुझे 55 ऐसे सवाल मिले ही ना। मैंने फिर बहुत खेचम खांची करी तो मुझे 47 सवाल ही ऐसे लगे जिनमें नेकात दम है। एडवांस मैथ्स को हलवा बनाया हमने। जो लोग बालक हमसे एडवांस मैथ पढ़े हैं वो जानते हैं बात को। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आज पूरी क्लास बहुत खचाखच 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 राहुल गांधी की तरह 2 मिनट में खत्म करेंगे। बात है पहले एक इंफॉर्मेशन तुम सबन को, अगर तुम्हारा प्री निकर गो है या तुम्हारा प्री निकर वे 12 है और तुम कंप्यूटर की क्लास देखना चाहते हो या तुम कोई टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हो बढ़िया तो बढ़िया, तो ये दोनों चीजें ही फ्री अवेलेबल है अभिनय मैथ्स ऐप पे। चलो आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आज की क्लास की जब शुरुआत हो गई बात है पहले हम बैठ जाएंगे और हम बैठ के इन सवालों को खात्मा करेंगे। जाकी हिम्मत है तो हमें खड़ा करके दिखाए। पहला सवाल तुम्हारी कॉपी के ऊपर गिरो। मैं जब जा सवाल को देख रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि जा सवाल में बालक कह रहे हैं ऑप्शन तय करेंगे मास्टर साहब। अरे भैया कायुक करो तुम ऑप्शन तय का, ये सवाल इतना मुश्किल है? बताए दो मुझे कि ये सवाल जी इतना मुश्किल है, हम तो ऑप्शन तय करेंगे जा सवाल को। अरे भैया चौंक करो ऑप्शन तय, और मैं जा हिसाब से बैठ गऊ ऑप्शन तो तुम्हें दिखेंगे ना, और जब दिखेंगे ना तो तुम करोगे कैसे ऑप्शन तय। चलो भैया बता देते हैं यहाँ सवाल को। सवाल ये कह रहा है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2a। इस तरीके से सवाल दिया हुआ है और इन्होंने कहा हुआ है कि ये 3 पूर्णांक हैं क्रम में। बड़ा ही सिंपल सवाल था। अगर कोई भी चीज कंसेक्यूटिव पूर्णांक है x y z, तो मैं ये कह सकता हूं कि y इन दोनों का एवरेज होगा और y एवरेज होगा तो 2y बराबर z प्लस x होगा, z प्लस एक्स वाई 2। मुझे नहीं पता x बड़ा है z बड़ा है। जब मुझे ये बात पता चल गई तो मैंने यहाँ पे x प्लस जेड की जगह 2y रखा तो ये y बराबर 2a आ गया, y बराबर 2a आ गया। जब मैंने यहाँ पे रखा z प्लस एक्स की जगह 2y है, मैं 2y की जगह अगर यहाँ पे रखूं, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं 2y की जगह यहाँ पे रखूं तो आप कहेंगे कि जी x प्लस 4y की जो वैल्यू है वो 2z प्लस 2x और माइनस 2z बराबर आ रहा है 12 माइनस 3a। तो आपने कहा कि जी 2a से 2a कट गया, यहाँ पे 2z से 2z कट गया, यानी 3x या x की वैल्यू जो आ रही है 3 कट ही जाएगा, कॉमन लेके गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी। x जो है वो 4 माइनस a आ रहा है। अब मेरे पास y भी है 2a, y भी 2a है। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वो 1 होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो 1 होगा। अब ये नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैंने क्या किया अंतर निकाला इनका। तो आपने कहा ये अंतर आ रहा है 3a माइनस 4 आ रहा है, और अंतर का मतलब प्लस माइनस 1। अब हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो। मैंने कहा कि अगर मैं a को 1 ले रहा हूं, इसको प्लस 1 ले रहा हूं, तो a 5/3 आ रहा ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये बड़ा नहीं है। ये बात तय हो गई, ये देखने की जरूरत नहीं है। यानी -1 है, -1 है तो 3a बराबर 3, तो a कितना आ गया 1 आ गया। और यही इस सवाल का उत्तर था। अगर इस सवाल का उत्तर नहीं पता, जैसे कई लोग क्या करेंगे, चाहे वो टीचर हो चाहे बच्चे, जिनको उत्तर पहले से पता है तो वो a को 1 लेके चलेंगे और फिर सेटिस्फाई करके दिखा देंगे और कह देंगे देखो ये तो ऑप्शन से हो गया। अरे भाई तुम्हें उत्तर पता था तो ये ऑप्शन से हो गया, उत्तर ना पता होता तब तो मैं पहले 3 को लेके देखता a का मान, फिर 1 लेता, फिर 2 लेता, 4 लेता, 1 शायद तीसरे नंबर पे था एग्जाम में। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से करने की जरूरत नहीं थी। ये आसान सवाल था, उतना मुश्किल नहीं था, बट अच्छा सवाल पूछा गया, अच्छे स्टैंडर्ड का सवाल पूछा गया। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगर आप ऐसे ही सवाल अभी से सीखना चाहते हैं और अगले साल की प्री की तैयारी करना चाहते हैं तो हम 21 अक्टूबर से एसएससी फाउंडेशन 7.0 बैच लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे टीचर्स पढ़ाएंगे और मैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। क्या क्या इस बैच के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिएगा, निम्नलिखित समीकरणों के लिए a और b के मान क्या हैं जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल हों। देखो अनेक हल में होता क्या है, अनेक हल तब होते हैं संख्याओं के जब दोनों इक्वेशन सेम हो।
एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ गई, कोइंसाइड हो गई। मैंने जब एडवांस मैथ्स का रिवीजन कराया था तो स्पेशली बोला था कि ये कंडीशन याद कर लो, इस पे सवाल फंसेगा, और आया है सवाल। तो मैंने कहा भाई दिखा देना भाई वो एडवांस मैथ्स की कंडीशन जिसमें मैंने ये अनेक हल वाली बात पढ़ाई है, और लगातार सवाल आए। पूरी एक क्लास ली थी, सिर्फ 1.5-2 घंटे की, पूरा एडवांस मैथ्स रिवाइज कराया था। तो हमने कहा कि ax प्लस बी वाई 2 है और ये 3x। तो अब देखो एक चीज समझ में आएगी कि जब ये दोनों रेखाएं एक हैं, इसका मतलब है कि 2 इंटू 3 6 आ रहा है। तो यहां पे मैं किससे गुणा करूं, a को कि 3 आ जाए, तो आपने कहा a को 1 लेना पड़ेगा, तभी तो। अरे 2 तिया 6 तो यहाँ 1 तिया 3 होगा। अब आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया, अगर a की वैल्यू 2 है तो ये माइनस का 3y आ रहा है। अब ये भी 3 गुना होगा और ये -3 है। अगर ये -3y आ रहा है तो b को -1 लेना पड़ेगा, तभी इसका 3 गुना होगा। तो a 1 था और b -1 था। अच्छा सवाल पूछा गया था। ऐसे सवाल में होता क्या है कि ये जो रेशियो है, जितने गुना ये है उतने गुना ये होगा, उतने गुना ये होगा। कहने का मतलब एक इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 8 है तो आप 2x प्लस 2y बराबर 16 लिख दो, तो ये दोनों समीकरण सेम हो जाएंगे और इनके इनफाइनाइट हल हो जाएंगे। तीसरा सवाल, ये सवाल भी अच्छा पूछा गया। इस सवाल को हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऑप्शन से कर सकते हैं। वो भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि a के 2 ही मान है, या तो -12 है या 6 है। a के 2 ही मान है, या तो -12 है या 6। तो मैंने क्या किया, 2 ही मान है तो 2 ऑप्शन चेक करने हैं, तो जल्दी कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए आपने कहा कि a को मैं -12 मान रहा हूं, तो इक्वेशन आ रही है -12x प्लस 145 y बराबर 4। दूसरी इक्वेशन -48x, नहीं -4x ही है, प्लस का 4x है, -12a बराबर 144। अब मैं कोई सी भी वैल्यू, मैंने देखा कि यार ये वाली वैल्यू तो ज्यादा टफ है और नीचे 28 आ रहा है और कटेगा भी नहीं, तो 4 कभी नहीं आ सकता, तो ये वैल्यू चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ये वैल्यू चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 28 आ रहा है, 7 तो कटेगा ही नहीं। तो मैंने कहा x 48 रखूं, तो आपने कहा x 48 अगर आप रख रहे हो, ये 12y है भाई, फिर गलत लिख गया मुझसे, 12y। तो आपने कहा x अगर मैं 48 रखता हूं तो 48 चौका होता है 144, ठीक है। और y 4 रखता हूं तो 12 चौक 48। गलत तो नहीं लिखा कुछ हमने, x को a को -12 लिया है तो -12y है, और ये 4x है, -12 का स्क्वायर 144 है। तो मैंने कहा 144, x की वैल्यू कितनी है 48। 48 दूनी कितना होता है, मैंने शायद 48 तिया होते हैं, 48 दूनी कितना होता है 96, और 96 दूनी 192, और 192 में से 48 घटाऊंगा तो 144 आ रहा है। ये सेटिस्फाई हो रही है, आप चाहो तो इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हो। 48 गुणा 12 कितना होगा, तो -48 गुणा 12, 12 अट्ठे 96 का 6, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 आ जाएगा ये माइनस का। और y की वैल्यू 4 यहाँ पे रखूंगा तो ये 580 आ जाएगा, घटाऊंगा तो 4 आ रहा है, यानी यही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन चेक कर ली। ऐसा हो सकता था कि ये एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई होती बट दूसरी नहीं होती, ऐसा हो सकता था। वैसे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इस सवाल को, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो भी एक तरीका था कि मैं x की वैल्यू ही सिर्फ निकाल दूं और कुछ ना करूं, तो वो तरीका भी जान लीजिए फटाफट से, क्योंकि आपको अच्छे तरीके भी आने चाहिए। ये देखिए, ये मैंने वैल्यू पुटिंग से बता दिया, अब अच्छा तरीका भी समझा देता हूं कि और क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि सिंपल ऐसा करते हैं, y निकालते हैं, तो आपने कहा इसको 4 से गुणा कर लो, 4 से इस इक्वेशन को, तो 4ax, 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। मैंने कहा इसको a से गुणा कर दो तो 4ax आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, चलेगा। अब ऐसा करो, इसमें से इसको घटा दो। अगर इसमें से इसको घटाओगे तो y कॉमन आएगा भाई, y कॉमन आएगा, तो ये 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा, 3a स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर और -4, 3a स्क्वायर माइनस प्लस 4 बराबर आएगा 16 माइनस a की क्यूब, 16 माइनस a की क्यूब, ये आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 16 माइनस a की क्यूब बटे 3a स्क्वायर प्लस 4। अब एक बच्चा कहेगा यार ये तो सवाल आपने बड़ा गदर बना दिया, अब वैल्यू रख पाना आसान नहीं है। अब मैंने कहा कि a का मान अगर मैं -12 रखता हूं यहाँ पे, तो 16 प्लस 12 की क्यूब आ जाएगा ये, और 3a स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे है, तो 3 12 का स्क्वायर और प्लस 4 ये होगा। बता सकते हैं y का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि जी 4 से काट लो पहले तो पूरे को,
4 से ही कटेगा भाई ये, तो 4 बचेगा ऊपर, प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3 बचेगा, बटे 4 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 12 तिया 36 और 36 तिया 144, नहीं 36 तिया 108 और एक 109 आ रहा है नीचे। ऊपर कितना आ रहा है 144 तिया कितना होगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 4, 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 436 बटे 109। मैंने कहा कितना आ रहा है 4। अगर मैंने ए का मान -12 लिया तो वही 4 आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से ही हो सकते थे, कैसे हो सकते थे, जैसे मैं ये देख पा रहा हूं कि तीनों का जोड़ 12 है, तो पहले ऑप्शन में ही तीनों का जोड़ 12 नहीं है, इस ऑप्शन में भी तीनों का जोड़ 12 नहीं है, इस ऑप्शन में भी तीनों का जोड़ 12 नहीं है, तो भैया एक ही ऑप्शन है जिसमें तीनों का जोड़ 12 है, तो कुछ और सोचने की या करने की जरूरत ही नहीं थी। अगला सवाल। अच्छा तब कैसे कर सकते थे, तो मैंने कहा इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि एक ही इक्वेशन एक ही वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, हर एक को तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा कि जी मैं x को 5 रखूं तो 5 25 और y अब आपका 8 हो जाएगा, तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। मैंने -5 रखा इसको तो -25 और y 3 तिया 9 प्लस 56, तो मैंने कहा 56 में से 34 गए 22 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। सेम सवाल ये पूछा गया, इस सवाल में भी हम यही करते, 5 में से 4 गया 1 और -8 नहीं सेटिस्फाई कर रही, -5 प्लस 4 और -8, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रही। x को 1 रखा, y को 1 रखा, 5 4 9 में से z गया 8 गया 1, सी सेटिस्फाई कर रही है, यही उत्तर है। ये सवाल मुश्किल थे बट मुश्किल हुए नहीं। ये सवाल भी अच्छा था, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि AM बड़ा होता है GM से, GM बड़ा होता है HM से, बट जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि इसका न्यूनतम मान पूछ रहा था। मैं इसको ऐसा लिख के सोच सकता था XY प्लस YZ प्लस ZX बटे XYZ, अपने मन में ही सोच सकता था। हम आपको बता चुके हैं कि जब कभी ऐसे सवाल आते हैं, इसका प्रूफ के साथ बता चुके हैं, मिनिमम मान तभी होगा जब x बराबर y बराबर z होगा। अगर x बराबर y बराबर z 1/3 होगा और हम यहाँ रख देते 1/3, उल्टा हो जाता, ये 3 + 3 + 3, तो कितना आ जाता, 9 आ जाता। क्योंकि जो ये AM और ग्रेटर देन GM और HM वाली बात है, ये भी तो तभी होती है। ये कब होते हैं, इक्वल पे ही तो ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, 8वां सवाल। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, मतलब मुझे हंसी आ रही थी इस सवाल को करने में कि एक बार तो C को इधर ले आओ और B को उधर, तो अब स्क्वायर कर दो, तो A² + C² - 2AC बराबर होगा C² + B² - 2BC। कोरिया का बच्चा इस सवाल को आंख बंद करके कर सकता था, आंख खोलने की जरूरत नहीं थी इस सवाल को करने के लिए, बट जो पहली बार देखेगा नहीं हो पाते उस बच्चे से ये सवाल। अब A² + 2BC होगा, A² + 2BC और A² + 2AC दे रखा है कहीं, नहीं। C को हम इधर लेके आए, C - B किया है हमने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो A² + 2BC बराबर B² + 2CA। ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 2CA, यानी ये उत्तर हो जाएगा। ये इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 9वां सवाल। 3 संख्याओं का योग 18 है, उनके वर्गों का योग 36 है, उनके घनों के योग, ये कुछ भी नहीं था। पता है ये सवाल क्या था, ये कह रहा था कि भैया A + B + C बराबर 18 है और A² + B² + C² बराबर 36 है, और फिर ये कह रहा था कि बताओ A की क्यूब, B की क्यूब, C की क्यूब -3 ABC। मैं तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक गया, फिर भी वो नहीं करते ऐसे। एक बात पहले तो ये बताओ कि मैंने कहा 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो मैं C को तो हटा ही दूंगा, 0 कर दूंगा, हटाओ। अब ये निकालना है तो मुझे पता है A + B आएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में A + B का स्क्वायर और -3 AB आएगा, इतना तो मैं जानता हूं। अब मैं इतनी सी बात भी समझ गया कि यार A + B के स्क्वायर में ये 18 है और यहाँ 18 का स्क्वायर आएगा, 3 और कॉमन आएगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 54 से तो कटेगा। मैंने कहा 18 से तो ये दोनों संख्या नहीं कट रही, उत्तर ही नहीं हो सकता। अब ये कट रही है 18 से, 18 8 144, 18 3 54, और ये 18 एकम 18, ना जाने की 0, 18 8 144। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, 18 से कटने के बाद 3 से भी कटेगा, ये नहीं कट रहा, तो ये उत्तर है। अब ये सवाल क्या है, ये कह रहा है इतने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए 2 बातें होती हैं, अगर कोई 2 लाइन कट कर जाए तो एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा।
अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो कोई हल नहीं होगा, अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट एक है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इसमें सारे कॉमन पॉइंट है। तो जब कभी ऐसा होता है तो इसकी कंडीशन तो ये होती है कि भैया a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। वहीं इसमें हम कहते हैं कि भैया a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, क्योंकि इसमें हम कहते हैं a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। देखते ही पता लग जाता है, देखो कैसे, जैसे 4/3 है, ये बिल्कुल सही है, ये भी 4/3 है, बट ये 1/2 है, यानी ये वाली कंडीशन है कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। पैरेलल लाइन है, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन कहीं कट नहीं करती हो, जब कहीं कट नहीं करती तो उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे तरीके सीखना चाहते हैं तो 15 तारीख को हम मेंस बैच को बंद कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मेंस बैच की फीस हमने खत्म कर दी थी। अगर आप हमारे साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, 1 साल इसकी वैलिडिटी है, आपका अगला मेंस भी हो जाएगा, तो आप इस बैच में आ सकते हैं। 15 तारीख लास्ट डेट है, अभी आपके पास वक्त है, आराम से आप देख सकते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका आपने देखा है। दो चरों के समीकरण के निम्नलिखित में से निकाय के हल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखिए, ये 3/2 है और ये 2/3 है, बराबर ही नहीं है, यानी कि अद्वितीय हल है। क्या लिख दिया हमने? अद्वितीय हल है। अरे भाई, 3/2 और 2/3 तो क्या हो गया? अद्वितीय हल हो गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं आपको कहते कहते और खूब सिखाता हूं, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं कंप्लीट बेसिक, मैं कहता हूं कि भैया अगर 45 से छोटा है, ये 0 से लेके 45 तक के बीच में है, तो साइन थीटा बेचारा बढ़ना शुरू करता है। छोटा बच्चा है, छोटा होता है किससे? कॉस थीटा से। ये अच्छा सवाल इन्होंने पूछा, आगे भी ऐसे सवाल पूछते रहे तो अच्छा है। साइन थीटा छोटा होता है, जब ये 45 से 90 तक निकलता है तब हम कहते हैं कि भैया अब ये बड़ा होगा, साइन थीटा बड़ा होगा कॉस थीटा से। अब देखो, अब आप पता है थोड़ा सीरियस लेंगे कि जो मैं स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, अब आपको लगेगा इसको सीखना है, क्योंकि एसएससी भी इस पे सवाल पूछ रही है। ये इतना लल्लू सा सवाल था, इन सारे सवालों में हम वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने क्या कहा, a को 45 रख दिया। जब मैंने a को 45 रखा तो मेरा p 2q के बराबर आ गया। उसके बाद 2p और √2 -q √2 बराबर 3 है। आपने कहा p की जगह अगर 2q रख दूं तो 4q में से q घटा 3q, 3 से 3 कट गया, q की वैल्यू आ गई 1/√2। और अगर q की वैल्यू 1/√2 यहां रख दी तो p की वैल्यू कितनी आ गई? √2। और ये दोनों वैल्यू जहां पे पूछ रहा है वहां रख दी, 2 + 4/2 2, यानी 4 उत्तर आ गया। यही इस सवाल का उत्तर है। ये आपने देखा कैसे सॉल्व किया मैंने? p की जगह क्या रखा है, दिखा देता हूं फिर से। p की जगह ये 2q रखा है, 4q में से q घटा है, 3q बचा है। ठीक है, चलो। ये सवाल इतना बड़ा था, बट इस सवाल में भी कुछ नहीं है। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, काफी सारे वेरिएबल हैं, इक्वेशन बहुत लिमिटेड है, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसी वैल्यू सोचते हैं। मैंने कहा अगर सरल बनाना है तो a को 0 रख देते हैं। a को 0 रखा तो m कितना आ गया? a। y कितना आ गया? 0। बस खत्म हो गया जी, सवाल ही खत्म हो गया। हमने क्या किया? a को 0 रखा है, a को 0 रखा है तो ये तो 1 आ जाएगा भाई, 1। और m की वैल्यू a आई है तो ये a² b² आ जाएगा। सोचिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही, यही इस सवाल का उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, y 0 होते। सोचिए, एक लाइन में उत्तर निकाल दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं रही। यही आपको पेपर में भी करना था, और जब मैं पढ़ाता हूं ट्रिग्नोमेट्री तो वैल्यू पुटिंग में ये सब चीजें बताता हूं। आगे बढ़ते हैं, 15वां सवाल। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, अगर आप इस सवाल को करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये आसान नहीं है, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। हम इसको कैसे कर सकते थे मैं बताता हूँ। आप इसे cos a से भाग कर दो तो वो tan a और वो sec a, वो आइडेंटिटी लगाओ या फिर आप इससे sin a माइनस प्लस p cos a की वैल्यू निकालो। लेकिन कुछ नहीं करना आपको यार, इतना सब करना क्यों? आपने तो a को सीधे 90 कह दिया। एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल थे, a को 90 कह दिया। मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैं वैल्यू क्यों पुट कर रहा हूं, मेरा कोई रटा हुआ नहीं है। मैं कह रहा हूं एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, मैंने बनाया ये कॉन्सेप्ट 2017 में। आज भले ही सब पढ़ा है, अच्छा लगता है तो p कितना आ गया? 1। p1 आ गया भाई, p1 यहां रख देते हैं 1, और ये तो 90 है तो ये खत्म हो गया, तो p1 1 उत्तर आ गया इस सवाल का। ये अच्छा सवाल लगा, थोड़ा दिमाग लगाना था इसमें, ज्यादा कुछ नहीं। कि cot की पावर 4q को मैं लिख सकता हूं cos की पावर 4q 4 5 बटे sin की पावर 4 5।
और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई होगा, और कॉट स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर फाई, और कोसेक स्क्वायर फाई को लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1/sin स्क्वायर फाई लिखा जा सकता है। आपने देखा ये इससे कट गया 2 बार, तो यहां से कॉस की पावर 4 फाई बराबर आ गया साइन स्क्वायर फाई। यहां पे रख दें जहां पे सवाल पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि यहां पे अब हमने क्यों नहीं वैल्यू पुट की, कई नौजवान सोचेंगे क्योंकि एक इक्वेशन थी, एक ही वेरिएबल था, वैल्यू नहीं रख सकते थे। ये सवाल पूछा है x बराबर आर कॉस थीटा कॉस टी, y बराबर आर साइन टी। इस सवाल में भी कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने क्या किया, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मेरे पास है भी नहीं ज्यादा दिमाग, आप सब जानते हैं। मैंने सिर्फ t को 0 किया है, मैंने t को 0 किया है, तो x कितना आ रहा है मेरा r, और y कितना आ रहा है 0, और z कितना आ रहा है 0, ये सब आ रहे हैं। तो जब ये दोनों 0 हो गए, एक्स स्क्वायर पूछा है तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, और आर स्क्वायर एक ही ऑप्शन में आ रहा है टी को 0 रखने पे। m प्लस 5, ये सवाल भी वैल्यू पुटिंग पे था, जो वैल्यू आपको ठीक लगती थी, सेक और कोशेक दोनों 0 और 90 तो नहीं रख सकते थे, मैंने a को 45 रख दिया। अगर मैं a को 45 रखता उससे पहले मैं कह सकता हूँ 5 से तो 5 ही कट जाएगा, क्यों दिया है, तो m बराबर क्या होगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 1/2 से 2 कट गया, m का मान कितना आ रहा है 1, यही सवाल का उत्तर है। a को क्या किया 0 मान लिया। आपने बोला मैंने a को 0 मान लिया, आप बोलोगे मैं सबको मान लूंगा, मेरा कुछ भी जाता नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने a और b दोनों को 0 मान लिया, क्योंकि ऑप्शन में तो है ही नहीं a और b, इतनी सारी इक्वेशन है। x कितना आ गया, एक्स पी आ गया, y 0 आ गया, z भी 0 आ गया। जब सब कुछ 0 आ गया a और b को 0 मानने पे, तो पूछा क्या है सवाल में, ये सब खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, x/p² 1 आएगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इज द करेक्ट आंसर। 20वां सवाल भी सेम है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। मैंने थीटा और फाई को 0 मान लिया, मैंने थीटा और फाई को 0 मान लिया। जैसे मैंने थीटा और फाई को 0 माना तो एक्स ए आ गया, y 0 आ गया, z 0 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, x²/a², तो ये तो खत्म हो गया, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या आ जाएगा 1, बीच द करेक्ट आंसर। 21वां सवाल मैंने एज इट इज पढ़ाया टिर्गो की क्लास में, एज इट इज, और बोला कि ऐसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल पेपर में आ रहे हैं। ये कुछ भी नहीं था, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था, साइन 45 डिग्री। आप देखेंगे मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उसका, कि बताओ एज इट इज सवाल मास्टर ने क्लास में कराया और एज इट इज पेपर में फंस गया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था। इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा नहीं। मैंने कहा इस तो की जगह जो तो दिया हुआ ना, इस तो को हटाता हूं, ठीक है भाई। तो मैंने हटाया और मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह मान लिया m मान लिया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी हम वैल्यू रख सकते हैं, तो मैंने कहा एम पी कितना आ रहा है, तो आपने कहा ऊपर साइन स्क्वायर ए आ रहा है मास्टर, और नीचे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है। तो आपने कहा ये तो 1 आ गया, अगर ये 1 आ गया तो m की वैल्यू 1/p होगी, बस गुणा किया और कुछ नहीं किया यार, ये उत्तर आ गया। बस ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से। टिर्गो और अलजेब्रा खत्म हुए। ये सवाल पूछा है, ये कह रहा है सवाल, बहुत ध्यान से समझना, ये कह रहा है मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी की त्रिज्या समान भुजा पर 2 समांतर जीवाएं हैं। देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आए, आप अगर देख पाए कि ये जो सेंटर के बीच की दूरी आ रही है, ये जीवा का आधा 5 प्लस सीडी का आधा 12 और 5 का अंतर है, डिफरेंस है, तो फिर कुछ नहीं सोचना, फिर आप समझ जाएंगे कि ये सवाल ट्रिपलेट पे पूछा गया है। अगर ट्रिपलेट पे पूछा गया है तो एक कॉर्ड 5 इसका आधा 12, तो जो रेडियस आएगी वो इस ट्रिपलेट का हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी 13। ये आपको पहले भी हमने पढ़ाया है जब सर्किल पढ़ाते थे, अब भी आप अगर हमारी सर्किल की वीडियो में देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। अगर आप ऐसे और तरीके और बेहतरीन ज्योमेट्री सीखना चाहते हैं, अगर आप ज्योमेट्री मुझसे सीखना चाहते हैं, तो कंप्लीट ज्योमेट्री एसएससी, रेलवे, सीडीएस, किसी भी एग्जाम की बहुत कम फीस के साथ, ये पता नहीं फीस क्यों लगा देते हैं, 1000 बार बोला है कि फीस मत लगाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत खराब लगता है अंदर से, फीस हटा देते हैं, मिटा देते हैं। मैं हमेशा ही एक बात कह देता हूं कि ऑलमोस्ट हमने फीस खत्म कर दिया, अब आप इतना मत सोचिए, ठीक है।
तो क्या है, ये कंप्लीट ज्योमेट्री का बैच है, इसके अंदर लाइव क्लासेस भी आएंगी, लाइव क्लासेस भी आपको इसके अंदर मिलेंगी। ये कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, सना ज्योमेट्री पढ़ाई है बहुत शानदार तरीके से, फिर उसको एडिट कराया है एक एक चीज को। और ये अगर आप वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखना चाहते हैं तो ये मैडम बहुत जबरदस्त पढ़ाती हैं। देखिए कैसे हंस रही है मुझे देख के, मैडम ऐसे नहीं चलेगा प्लीज। क्यों कहता, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता। ये कह रहा है कि ये 3 कोण दिए हुए हैं, पहला कोण है 30, 60 और 90। तो मैं कहता हाँ ये तो बिल्कुल सही है, 30, 60 और 90, या तो फिर मैं यही देख के उत्तर लगा देता एक, तब तो मेरा सही हो जाता। लेकिन अगर मैं तीसरे ऑप्शन तक जाता और मैं कहता कि यार ये 30 और ये 60 और ये 45 है, तो ये इन दोनों का एवरेज है, क्योंकि इसने कहा है एक कोण 2 का एवरेज है। लेकिन इसमें गलती क्या हो रही है कि इनका सम 180 नहीं है, ये ट्राइंगल के एंगल नहीं है, नॉट एंगल ऑफ ट्राइंगल, नॉट एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के एंगल नहीं है, ये मिस्टेक हो जाती है इसमें, इसीलिए केवल पहला ऑप्शन ठीक है। अब आप देखेंगे ये सवाल आया, इस सवाल में मुझे एक चीज लगी कि यार बच्चों को ये बात पता है या नहीं पता, क्योंकि हम कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट पढ़ते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पढ़ते हैं, इन्होंने एक नया नाम दे दिया कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बताते नहीं है, आपको याद हो तो हम लोग ये बताते हैं कि जो टेंजेंट ऐसे बीच में जा रही हैं ये कॉमन इंटरनल टेंजेंट होती हैं। ये आज से आप नाम रट लेंगे। या फिर एक्सटर्नल टेंजेंट होती जो बाहर बाहर रहती है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम कहते हैं एक्सटर्नल टेंजेंट, और ट्रांसवर्स टेंजेंट को कहते हैं कॉमन इंटरनल टेंजेंट। अब इस सवाल में कुछ नहीं था। अब जिनको ये बात पता थी कि अगर मैं कॉमन टेंजेंट के स्क्वायर में से ट्रांसवर्स टेंजेंट का स्क्वायर घटाऊं तो क्या आ जाता है 4r1r2, ये सब जानते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि भैया बाहा वाली जो स्पर्श रेखा है वो 9 है, यानी 9 के स्क्वायर में से आप 5 का स्क्वायर घटा रहे हैं, तो 9 में 5 जुड़ेगा 14 और घटेगा तो 4 बराबर 4r1r2। और सोचो सवाल में पूछ भी क्या रहा है, r1r2 पूछ रहा है। यानी ये सवाल भी, जिसको ये बात पता थी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही क्या होती हैं एक्सटर्नल टेंजेंट, और ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होती हैं इंटरनल, और जिसको ये फॉर्मूला पता था वो डायरेक्ट इस सवाल को कर सकता था। अगला सवाल 26, ये कह रहा था पी और क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं। जब भी मैं इंटरनल डिवीजन पढ़ाता हूं ज्योमेट्री का, ये सवाल ज्योमेट्री से आया, और जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में वो एग्जाम्पल देता हूं कि अर्जुन कपूर ने बाहर रह के इनका डिवीजन करा दिया अरवाज का और मलाइका का, तब ये मैं बताता हूं कि कैसे होता है इंटरनल डिवीजन। तब मैं ये बताता हूं कि अगर ये पी पॉइंट है और ये ए है और ये बी है और ये 3:7 का अनुपात है, तब हम इसे इंटरनली डिवीजन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे पी ए और पीवी जो है वो 3 और 7 है, ठीक है। अगर यहीं पे ये ए बी होता भाई और पी कहीं बाहर होता, और फिर आप कहते कि जी यहां से यहां तक की दूरी 4 है, यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन होता कि भैया एक्सटर्नल डिवीजन है 4:3 में, 4:3 में एक्सटर्नल डिवीजन है। अब सवाल बड़ा प्यारा पूछा गया। सवाल क्या कह रहा है, पी और क्यू ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या 7 और 3 है, ऐसे 7 और 3 है, ठीक है। यदि वृत्तों की सीधी वेनिस स्पर्श रेखा पी क्यू से ए पर मिलती है, ए पी क्यू को विभाजित करेगा। हमने क्या किया, पी और क्यू इसके केंद्र थे, P और Q केंद्र थे, और ये A पर मिल गई स्पर्श रेखा, तो ये पूछ रहा है A क्या करेगा। तो पहली बात तो A एक्सटर्नली काटेगा, यानी ये इंटरनली वाले तो उत्तर ही गलत है, काटेगा कि नहीं। अच्छा एक ही समझना मेरी बात को, एक बात ध्यान से समझना, जिनकी स्पर्श रेखा इतने वृत्तों की सीधी वेनिस स्पर्श रेखा विस्तारित PQ को ए क्या करेगा, PQ को कैसे काटेगा, तो आप बोलेंगे कि जी ये काटेगा किस अनुपात में, एक्सटर्नली काटेगा। अच्छा AP बड़ा होगा या नहीं पहले मुझे बताओ, तो आप कहेंगे हाँ हाँ AP बड़ा होगा मास्टर साहब। अरे AP ज्यादा होगा, यानी पहले ज्यादा होगा फिर कम होगा, और वो एक ही ऑप्शन में था डी में। एक्चुअली P से दूरी ज्यादा होगी तो ज्यादा वाला आएगा पहले और छोटा वाला बाद में आएगा, एक्सटर्नल होगा, एक ही ऑप्शन था, करके निकल जाते, सोचने की जरूरत ही नहीं थी। 27 सवाल है, ये कह रहा है कि PQR में भुजा QR पर S एक बिंदु है। अरे मैया, अब बताओ ये सवाल भी यार पेपर में अगर करने पड़े तो फिर मुझे शर्म आ जाएगी कि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि PS का स्क्वायर दो तरीके से निकल सकता है, एक तो PQ के स्क्वायर, ऑप्शन मत देखा करो ऐसे में, कई लोग कहेंगे ऑप्शन देखो, नहीं बिल्कुल मत देखो, बस कॉन्सेप्ट पे चलो कि PS का स्क्वायर ये है, और इधर मैं कह सकता हूं PR का स्क्वायर माइनस SR का स्क्वायर कह सकता हूं। तो आप कहोगे कि जी PQ का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर
बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। बोलो है या नहीं? यानी पी आर और क्यू एस एक साथ आने हैं, पी आर और क्यू एस एक साथ आने हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है बाह्य बिंदु एफ से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को ए और बी पर प्रक्षेद करता है। वाह क्या सवाल है। बाह्य बिंदु एफ से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को ए और बी पर प्रक्षेद करता है। ए पर काटता है, बी पर काटता है, एक्चुअली एफ ए छोटी है ऐसे ही बनेगी, और सी पर वृत्त को स्पर्श करता है, सी पर स्पर्श कर रहा है। ओ वृत्त का केंद्र है, होने दो। आपने कहा कि जी ACF 50 है, ACF ये 50 है, AFC 30 है, ये 30 है। हमसे कह रहा है AOB बताओ। कोरिया का बच्चा जानता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है? आप कहेंगे ये 50 है तो महाराज ये भी 50 होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मैंने कहा ये 30 और ये 50 तो ये 80 होगा, बिल्कुल। ये 80 ये 50 तो ये फिर 50 होगा, 50 50 80। अब आपको पता है कि ये वाली कॉर्ड यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे कितना बना रही है? 50 बना रही है, तो यहाँ पे कितना बनाएगी? 100 बनाएगी, डबल बनाती है, 100 उत्तर है। ये मुश्किल सवाल था, ऐसा सवाल कईयों शिफ्ट में आया, एक शिफ्ट में आया होता तो भी बात थी। देखो ये 50 तो ये 50, ये 30 50 तो ये 80 एक्सटर्नल, ये 80 50 तो ये 50 50 का डबल 100। ये सवाल कह रहा है ए और बी 2 और 1 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं, जहां ए बी 5 सेंटीमीटर है। वाह, दो वृत्तों के केंद्र हैं जहां ए बी 5 सेंटीमीटर है। एक तीसरा वृत्त है जो इन दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रहा है, दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो इसका आर का मान पूछ रहा है, सी इसका केंद्र है, सी इसका केंद्र है, आर का मान पूछ रहा है। ये 2 ये 1, अगर ये 5 है तो 3 4 5 के ट्रिपलेट से आर कितना आ रहा है? 2। यार ये सवाल है, मतलब क्यों पूछे गए ये सवाल? 30वां सवाल ये मैंने प्रॉपर्टी डायरेक्ट पढ़ाई थी जब आपको रिवीजन कराया है, जिसमें कहा था कि इन दोनों का सम 180 होता है। यानी AC भी आपसे पूछ रहा है तो वो 180 में से ये 68 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 112 डिग्री। आप कहो तो प्रूफ बता देता हूँ, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, प्रूफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये अल्फा है, कौन? ये अल्फा है, और आप इसको इससे मिला दो तो आप कहोगे कि ये भी अल्फा होगा। मैंने कहा ये अगर बीटा है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो ये बीटा होगा। अब आपको पता है अल्फा बीटा यानी कि ये पूरा, और इसका सम इस ट्रायंगल के हिसाब से 180 होगा, यानी इसका और इसका सम 180 होगा। बात खत्म हो गई। ये सवाल देख सकते हैं, ये पता नहीं बहुत गंदा दिखा रहा है, √2 की वैल्यू, √13 की वैल्यू, वाह वाह वाह, ये डरा रहा है, कुछ है नहीं इसमें। ये कह रहा है 2 ट्राइंगल है, एक की भुजा 10 20 20 है, एक की 13 कर्ण है और लंब 12 है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। तो मैंने कहा पहले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आपने कहा जी कुछ नहीं है जी, ये 20 है भुजा, ये भी 20 है। मुझे लगता है इसने शायद ये समझ लिया कि हम हिरोज फॉर्मूले से निकालेंगे। पागल है बहुत बड़ा, हम क्यों निकालेंगे हिरोज से भाई? हमने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 5 5 होगा, ये कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 4 चौक 16 में से 1 गया 15, 5 √15 आ गया ये। तो मैंने कहा एरिया कितना होगा? तो आपने कहा हाफ बेस 10 इंटू 5 √15, ये आ गया 25 √15। 25 √15 की वैल्यू कितनी है? 3.87। तो गुणा कर सकता हूँ आराम से, 25 7 175 हासिल 17, और 25 8 200 और 17 21 बचा, 25 से 75 और 21 96.75 आ गया, यानी उत्तर तो 75 वाला आएगा। ये तो तय हो गया, क्योंकि मैं उसमें तो डायरेक्ट समझ गया था कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बनना है जिसमें कर्ण 13 है और ये 12 और ये 5, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट 12 गुणा 5 बराबर 30, और अंतर लूंगा तो 66.75 आ जाएगा। ना तो जरूरत √7 की, ना जरूरत √2 की, ना √3 की, ना √21 की, फालतू में दे रखा है, सिर्फ डराने के लिए। आसान सवाल था, जो बच्चा हिरोज फॉर्मूला लगाएगा वो इस सवाल में पागल हो जाएगा। अब मैंने कहा एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई 6 और 12 है और x, तो आप जानते हो कि त्रिभुज की एक भुजा बाकी 2 भुजाओं के जोड़ 18 और उनके अंतर के बीच में होती है, यानी x की वैल्यू 7 से लेकर के 17 तक पॉसिबल है, तो 17 तक पॉसिबल है और 6 नहीं हो सकती, यानी 11 वैल्यू पॉसिबल है। ये इस सवाल का उत्तर है। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 है, आपको अभी पता चला कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो अगर आप कोई भी भुजा इसके आधे से ज्यादा ले लोगे, मान लेते आपने 27 ले ली एक भुजा, तो फिर वो तो जो बच गया वो 24 बच गया, कितना? 25 बच गया। अब 25 2 भुजाओं का जोड़ और आपने एक भुजा कितनी ले ली? 27। तो यानी हमेशा पेरीमीटर से छोटी, पेरीमीटर के आधे से छोटी होती है।
त्रिभुज के आप बताओ, नहीं तो नेगेटिव तो एरिया ही आने लगेगा, एस माइनस ए करोगे तो। हमेशा याद रखना कि जो भी साइड होती हैं ए बी सी, ये सब सेमी पेरीमीटर से छोटी होती है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर 52 है। आप जानते हो कि b प्लस सी छोटा होता है ए से, बड़ा होता है ए से। b प्लस सी की वैल्यू 52 माइनस ए बड़ा होगा ए से, यानी ए छोटा होगा 26 से। ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये कह रहा त्रिभुज एबीसी में डीबीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी, और एबीसी में क्या है, डीबीसी का मध्य बिंदु है। डीबीसी का मध्य बिंदु हो गया। आप कह रहे हो कि डीएल एबी पे लंब है, डीएल एबी पे लंब है, और डीएम इस पे लंब है, और दोनों ही लंब बराबर हैं। देखो ये लंब बराबर, ये आप ऑलरेडी बराबर कह रहे हो, और हाइपो टेनस बराबर, परपेंडिकुलर बराबर, तो बेस भी बराबर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में, ये दोनों ट्रायंगल, इसकी बात कर रहा हूँ पिंक वाले की, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल भी बराबर हो गए, ये एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल आइसोसेल्स हो गया। यही उत्तर है। केंद्र O वाले किसी वृत्त में AOC व्यास है, AOC व्यास है, AOC व्यास है। ये कह रहा है कि चाप AB चाप BC का 1/5 है। ये B है, चाप AB BC का 1/5 है। तो एक बात समझना कि जो चाप की लंबाई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। यानी अगर ये 1/5 है तो हम एंगल भी ये कह सकते हैं कि अगर ये 5 थीटा है तो ये थीटा होगा 1/5 होगा, यानी 6 थीटा 180 होगा। तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। थीटा अगर 30 है तो हमसे क्या पूछ रहा है, BOC 30 पंजे 150 पूछ रहा है। ये उत्तर है, ये हमसे पूछ रहा है। R एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है और एस के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर है। वाह, R एक बिंदु है जो इसके केंद्र से O से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। R एक छेदक रेखा है, चित्र बनाने की जरूरत थी नहीं वैसे इसमें, AB। अब आप कहेंगे कि जी AB 5 है और ये 7 है, ये 7 और ये 5। कोरिया का बच्चा बता सकता है। अगर आप इसको आगे बढ़ा लो तो आप जानते हो ना कि RA इंटू RB यानी 7 गुणा 12, RB 12 है। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है, अगर ये R है ये भी R, तो आप कहेंगे ये होती है 18 माइनस R, और पूरी दूरी यहां से यहां तक वृत्त की ये 18 प्लस R होती है। यानी 12 सत्ते 84 बराबर आ गया 18 का स्क्वायर 324 माइनस R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना आ गया, √240। 240 का मतलब 16 गुणा 15, 16 का वर्गमूल 4 और 4 √15 उत्तर आ गया। डी आंसर है। आर ही पूछी थी, वृत्त की त्रिज्या ही पूछी थी। PQ और RS A और B पर प्रच्छेद करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं A और B दोनों को आगे बढ़ाए जाने पर स्पर्श रेखा PQ और RS से X और Y पर मिलते हैं। यदि AB 3 और XY 5 तो PQ क्या होगी। वाह, बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, दो वृत्त एक तो कट कर रहे हैं आपस में, A और B पे कट कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहा PQ और RS इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, PQ और RS, ठीक है। और ये वृत्त कहां पे टच कर रहे हैं, A और B पे टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं A और B पे। AB कितना है 3, XY कितना है, आगे बढ़ाने पे X और Y पे भी कट कर रहे हैं। ये कितना है 5। तो देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। यानी अगर ये 3 है तो ये 1-1 हो जाएंगे, 1-1 हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि ये भी, ये देखो ये इसके भी बराबर है सेम, और ये चीज इसके भी बराबर है, इसके और इसके इनटू के, तो ये दोनों चीजें भी आपस में बराबर होती हैं। अगर मैं PY निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं, PY स्क्वायर होगा 1 × 1 + 3। अरे PT स्क्वायर बराबर PA × PB लगा रहा हूं, तो PY कितना आ गया 2, PY 2 आ गया, तो PQ कितना आ गया, इसका डबल 4। ये उत्तर है। PQR में PT माध्य का है। बताओ, अब ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया, डायरेक्ट अपोलोनियस थ्योरम पूछ ली, क्या इसमें चित्र बनाने की भी जरूरत थी। अपोलोनियस डायरेक्ट पढ़ाई थी मैंने, इस बार भी जब प्रैक्टिस कराई थी कि पढ़ के जाना, दोनों की भुजाओं का PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, माध्यिका का स्क्वायर और QT स्क्वायर, बी उत्तर हो जाएगा। अपोलोनियस थ्योरम डायरेक्ट पूछिए। बताओ, एक वृत्त पर एक त्रिभुज ABC बनाया जाए, AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, BC वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, C यहाँ पे मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये भी R है, तो ये R और ये R तो ऑलरेडी है। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर ये 1 और ये 2, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये एंगल 60 डिग्री हो,
ये एंगल 30 डिग्री हो, तभी तो हम कहते हैं 1 और 2 का अनुपात है। तो इस एंगल का अनुपात पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एबीसी, एबीसी 60 है और वो बीएसी 30 का डबल है, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। 40वां, एबी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, प्रमुख खंड में वृत्त की परिधि पर बिंदु डी से निकलने वाली एक रेखा डीओसी सी पर निर्मित एबी से इस प्रकार मिलता है कि बीसी बराबर ओडी। वाह, एबी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, एबी ओ वाले केंद्र की जीवा है एबी, ठीक है। प्रमुख खंड में यानी कि ए लाइन सेगमेंट डीओसी, ओ ये है, a line segment DOC originating from a point D on the circumference of a circle in the major axis meet AB constructed at C such that, अच्छा C पे कट कर रहा है DOC, ठीक है। BC बराबर OD, BC जो है थोड़ा सा गलत बना दिया हमने इसका चित्र, थोड़ा और सही बना देते हैं, तमीज से कटवा देते हैं। BC बराबर OD, BC OD के बराबर दे रखा है, सेम सवाल कराया मैंने सर्किल में, सेम टू सेम। BCO 30 है, ये 30 दे रखा है। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि BC OD के बराबर है, अरे भैया BC इसका मतलब इसके भी बराबर होगी रेडियस के, तो ये 30 तो ये भी 30 होगा, ये 60 हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल है। पूछा गया है सवाल में AOD, AOD पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा, इक्वल है, ये 60 और ये 30 तो ये 90 हो जाएगा। AOD पूछ रहा है, 90 उत्तर है। 41, 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर की लंबाई चाप वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है। ये कह रहा है सेक्टर ऑफ आर्क लेंथ 11 इज कट फ्रॉम ए सर्किल ऑफ रेडियस इतने, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, हाफ LR। 100 बार फॉर्मूला बताया था, सीपीओ में भी आया था 2024 में कि हाफ LR रट लो 11 गुणा 15.75। अब ये तो तय हो गया कि जो भी उत्तर होगा वो 25 से कटने वाली संख्या होगी भैया, होगी, बिल्कुल होगी 25 से कटने वाली संख्या, और 11 से तो कटेगी। तो मैंने कहा 11 से कैसे चेक करते हैं, आपने कहा 7 में से 5 गया 2, 6 में से 8 गया -2, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 2 में से 5 गए -3, 8 में से 6 में से 5 गए -1, 0 में से 8 गए -8, 8 और 1 9 और 3 12, ये कट रहा है। 6 में से 5 गया +1 आएगा, और 2 में से 5 -3, 6 में से 5 गया 1 -8, तो 8 और 3 11, ये भी नहीं कट रहा। मैंने कहा 5 में से 2 घटा लो 3, 6 में से 0 और 8 में से 0, ये कट रहा है, ये उत्तर हो सकता है। 5 में से 2 3, 1 में से -5 8, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, एक ही संख्या है जो 11 से कट रही थी, सी उत्तर है। वैसे भी निकाल सकते थे, इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं थी। ये सवाल क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर। अब ऐसा आप बताओ, ये सब नहीं पढ़ाया आपको, आप कसम खा के कह दो कि मास्टर आपने ये सब नहीं पढ़ाया। ये मैंने डायरेक्ट लिखाया है कि बेटा √3 - π/2 R² होता है, जिसको लिख लेते हैं 0.162 R²। आप तो डायरेक्ट लिख लो ना, आपको पता है डायरेक्ट नहीं भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। π/2 कितना होगा, अरे 1.57 इसमें से घटाओगे √3 में से, तो यही बचेगा 0.162। घटा के देख लेना, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, आज के हैं क्या, हम जन्म हो गए हमें पढ़ाते पढ़ाते 14। अब आप समझ गए कि यार ये 0.162 को गुणा करना पड़ेगा 14 के स्क्वायर 196 से। तो मैंने कहा चलो ठीक है गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, 16 की तो करें गुणा, इस 0.2 को रहने दो अभी। 16 से की तो 16 में 96 का 6 हासिल 9, 16 में 144 और 9 53 का 3 हासिल 15, 16 कम 16 और 15 31। यानी जब 2 की गुणा नहीं की तब 31 के आसपास उत्तर आ रहा है, यानी 31 से तो बड़ा उत्तर आएगा, एक ही ऑप्शन है। अब ये कह रहा है कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा, यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेट लिया, कागज को चौड़ाई के साथ लपेटेंगे, इसका मतलब है 2πr। ये सेम बात बताई थी, सीपीओ 2024 में आया था कि इस पर सवाल आ सकता है। और जो लंबाई है वो हाइट बन जाएगी, कितनी आ जाएगी हाइट, तो आप कहेंगे हाइट 50। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है आयतन, आयतन देखो 11 से कटनी चाहिए संख्या भैया। 5 में से 2 गए 3, 8 में से 1 गया 7 और 3 10, नहीं कट रही 11 से। 5 में से 2 गए, ये 11 से कट रही है, भी हो सकता है। ये 5 में से 2 गए 3, नहीं कट रही 11 से। ये संख्या 5 में से 2 गए 3, नहीं कट रही 11 से। एक ही ऑप्शन कट रहा है 11 से, यही उत्तर होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें भी कुछ नहीं है, πr² h उत्तर हो जाता है। r निकाल लो, h है आपके पास, बेलन का आयतन निकल आएगा। 44 में क्या, एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप इतना दिया हुआ है। परिमाप कितना होता है किसी त्रिज्यखंड का, l एक तो चाप की लंबाई + 2r बराबर कितनी है 63, और क्षेत्रफल कितना दिया है
जिसका क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल कैसे निकलता है आप मुझे बताओ, किसी का भी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे कि जी हाफ LR दिया है मुझे, हाफ LR कितना है 209, यानी मैं कह सकता हूँ LR बराबर 418। अच्छा 418 के फैक्टर कर सकते हो तो आप कहोगे कि जी ये 19 से ही कट रही थी संख्या, 19 गुणा 11 गुणा 2। अब मैंने कहा LR में अगर इस ऑप्शन में रखना चाहूं ऊपर वाले में, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी, ये सवाल हो जाएगा क्वाड्रेटिक बनेगी, बट हमें बनानी नहीं है क्वाड्रेटिक, क्योंकि R बाई L की जो वैल्यू है अपॉन में R आ रही है तो क्वाड्रेटिक बनना तय, हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे नहीं। तो मैंने कहा किसी एक को 19 दूनी 38 लेके देखूं, L को और R को 11, तो 38 11 दूनी 22 नहीं बन रहा। मैंने कहा 19 लेके देखूं, L को 19 लिया और R को 22 दूनी 44 और 19 67 मतलब 63 बैठ गई बात, यानी L तो 19 है भाई और R 22 है। ये दो बातें आ गई। अब अगर ये दो बातें आ गई तो इसने हमसे क्या पूछा है, मैं आपसे कह रहा हूं L कितना आ गया यहां से, L आप कह रहे हो 19 आ गया भाई, और R भी आपको पता है। तो L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई R बटे, या आप 2 पाई R निकाल दो, सिंपल आप ऐसा करो 2 पाई R निकाल दो। तो आपने कहा कि जो 2 पाई R आ रहा है 2 गुणा 22 बटे 7, बहुत गंदा आ रहा है, चलो कर ही लो 2 पाई R इंटू थीटा बटे 360, हमें तो थीटा निकालना है। R कितनी है 22, R भी तो 22 आ गई, 7 नहीं आई बदतमीज। 2 पाई R 22 गुणा 22 और थीटा बटे 360 और L कितनी आ रही है 19, यानी उत्तर जो आ रहा है बड़ा गंदा आ रहा है। कैसे 2 2 2, यानी यहाँ पे बच गया 121 और इसको 8 बार काटा तो 45, यानी जो थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है 19 गुणा 7 गुणा 45 बटे 121। अब तो और कुछ कटेगा नहीं। अब देखिए हमारे पास तरीके इस सवाल को करने के यही हैं कि हमें लगभग निकालना पड़ेगा, फिर भाग लगाएंगे, तो अब उसके लिए गुणा भी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा गुणा कैसे करें, तो आपने कहा कि सिंपल है गुणा, पहले आप ऐसा करो 45 की 7 में कर लो, एक तरीका तो ये है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं। तो आपने कहा कि 45 की 7 में करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 और 19 इधर आ गया और बटे 121 तो चल ही रहा है। कुछ कटने का अभी भी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप समझ रहे हैं साफ साफ कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऑप्शन भी करीब करीब है, 49 भी है और 51 भी है। मैंने कहा अगर 19 की गुणा करेंगे तो आपने कहा 19 पंजे 95 का 5 हासिल 9, 19 से कम 19 और 9, तो आपने कहा 28 का 8 हासिल 2, 19 दिया 57 और 2 59 बटे 121 आ रहा है। यही आ रहा है भाई, मैंने गड़बड़ तो नहीं की कहीं गुणा करने में। 19 पंजे 95 का 5 हासिल 9, 19 से कम 19 और 9, 19 और 9 28 का हासिल 2, 19 से 57 और 2 59, यही आ रहा है। ठीक है चलो, अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको 50 से गुणा करूं, 50 से, तो आप कहोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी 6050। अगर ये 6050 होता तो उत्तर 50 आता, लेकिन इसका मतलब 50 से कम आएगा और 50 से कम एक ही ऑप्शन है, तो ये उत्तर आ गया। मतलब पूरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, गुणा आसान होती है, भाग मुश्किल होता है। 7 इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त से 7 इकाई लंबाई की जीवा से एक चाप काटा जाता है। छोटे हिस्से के चाप की लंबाई पूछ रहा है। 7 इकाई के त्रिज्या वाले एक वृत्त से 7 इकाई लंबाई की जीवा से एक चाप काटा जाता है। ये रहा काट लिया, ये 7 ये 7। अब आपको पता है ये 7 ये 7 ये 7, यानी कि ये 60 डिग्री का एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। छोटे हिस्से के चाप की लंबाई इक्विलेटरल यानी कि 1/6 सर्किल है, तो 1/6 क्या होगा, इसकी लंबाई 2 इंटू 22/7, 2 पाई आर का 1/6 कर दिया तो 7 से 7 कट गया, 2 तिया 6, 22/3, 3 सत्ते 21, 22/3 ही आ रहा है उत्तर, तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। चलो ऑप्शन इन्होंने करा नहीं है, 7 दूनी 14 नहीं 2 तिया 6, 7/3 पाई आ रहा है वैसे, क्योंकि पाई में ही पूछा है ना उत्तर। दो संकेंद्रिक वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, दोनों बीचों के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। दो संकेंद्रिक वृत्त हैं, ठीक है, यानी जिनका सेंटर सेम है, पैरेलल सर्किल है। बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई, तो देखिए जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई और r² माइनस r², यही होगा, मानते हैं। बड़े की त्रिज्या r ये रही, और छोटे की त्रिज्या अगर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टेंजेंट है और परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा तो ये 10 होगी, ये भी 10 होगी। कई लोग छोड़ देंगे डेटा कम दिया, अरे डेटा कम नहीं दिया, डायरेक्ट r² माइनस r² की वैल्यू दे दी भाई, 10 का स्क्वायर 100 पाई, उत्तर आ गया, कुछ था ही नहीं सवाल में।
एक वृत्ताकार चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृत्ताकार चाप की त्रिज्या 14 है तो इस प्रकार बने त्रिज्यखंड का परिमाप बताओ। देखिए त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है वो चाप की लंबाई L प्लस 2R होगा। अब L कैसे निकलेगा आपको भी पता है, 15 डिग्री का मतलब है 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 1/24 वृत्त की 2 पाई आर का, तो 1/24 इंटू 2 पाई आर, 2 गुणा पाई कितना होता है 22/7, इन्होंने तो 3.14 बोला है तो ले लेते हैं 3.14 इंटू आर कितनी है 14, तो 22/7 ही लो ना भाई, 22/7 इंटू 14 और प्लस 14 दूनी 28 ही है। तो यार ये तो उत्तरी 21 और 17 तो वैसे ही नहीं आ सकते हैं। बने त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं आ सकते। और ये मुझे जो लग रहा है वो अच्छा भला ही लग रहा है, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 छिंग 24, तो 6 से इसको काटेंगे, 3 से तो कटेगा ही कटेगा कम से कम 3 बार, तो 31.66 उत्तर आ गया। कोई मुश्किल सवाल था यार। 48 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजा के परते घुमाया। देखो, और ये बात बोली भी थी, पढ़ाई भी थी कि जिसके परते घुमाते हैं, ये समझ लो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो सर्किल इसके परपेंडिकुलर बनेगा। ये लो बन गया, ये शंकु बन गया। ऐसे जैसे पंखा घूमता है तो कैसा लगता है, सर्किल लगता है। अब इसका एरिया आपसे, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 4 चौक 16 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, 16 पाई उत्तर आ गया। क्या कुछ था इस सवाल के अंदर, मुझे नहीं लगता। फिर से एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा, आप सब अगर हमारे साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और अगले साल तक आप करना चाहते हैं, अगले मेंस में भी आपको वो हेल्प करें वीडियोज, तो आप हमारे साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हमने मेंस बैच स्टार्ट किया था, 15 तारीख उस बैच को हम बंद करेंगे क्योंकि बीच बीच में बच्चे आएंगे वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। 15 अक्टूबर को बंद करेंगे। जो ये अक्टूबर आ रहा है, फीस हमने ऑलमोस्ट लगभग खत्म कर दी है। आप आराम से, फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके हेल्प मांग सकते हैं, आपकी 100% हेल्प की जाएगी। कोई नहीं करता हेल्प तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं कि आपको हेल्प करने से मना कर दिया गया, लेकिन इंतजार करें, कम लोग हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर आप ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं तो ज्योमेट्री का स्पेसिफिक बैच है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग्स हैं एकदम क्लियर कट, जो कि मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया। आपने अभी तक ऐसी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होगी, आप वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री का कोर्स देख सकते हैं। उसके अंदर अभी लाइव क्लासेस भी लगेंगी। और अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच से, तो हमारा फाउंडेशन बैच आ रहा है 21 अक्टूबर से, जिसमें सभी शिक्षक अपने अपने सब्जेक्टों के धुरंधर पढ़ाएंगे। उस बैच में गणित में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय।